हाय एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड CSS की इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स की सीरीज़ में आज का हमारा प्रॉब्लम है टू नाइट। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है जल्दी से जानते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि योर टास्क इज़ टू काउंट फॉर k इक्वल टू 1 2 ऐसे करके n तक सच दैट द नंबर ऑफ वेज टू नाइट्स कैन बी प्लेस्ड ऑन अ k क्रॉस चेस बोर्ड सच दैट दे डोंट अटैक ईच अदर। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि आपको k इक्वल टू 1 2 3 ऐसे n तक में आपको एक चेस बोर्ड बनाना है। ठीक है, और उसमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं ईच के लिए सच दैट दो नाइट्स मतलब कि दो घोड़ों को प्लेस करेंगे हम लोग चेस बोर्ड पे, वो एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे। अच्छा, अगर तो और चेस बोर्ड का साइज़ क्या होगा मेरा के क्रॉस क्रे, राइट, के क्रॉस क्रे। तो अगर मान लो के का वैल्यू मेरा 1 है तो बस एक ब्लॉक ही होगा मेरे अंदर। ठीक है, एक ब्लॉक होगा उसमें। तो इस वे में दो घोड़ों को तो हम लोग किसी तरीके से प्लेस नहीं कर सकते ना एक बोर्ड के ऊपर जिसमें कि सिर्फ एक ब्लॉक हो, राइट। तो इसमें मेरा नंबर ऑफ़ वेज क्या हो जाएगा, 0, राइट। ये कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम लोग दो घोड़ों को प्लेस कर सकें सच दैट दे डोंट अटैक ईच अदर। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो के का वैल्यू मेरा 2 होता तो मेरा चेस बोर्ड का साइज़ क्या हो जाता 2 क्रॉस 2। ठीक है, मतलब कि ऐसा और ऐसे। ठीक है, चलो अब इसमें दो घोड़ों को हमको प्लेस करना है सच दैट वो एक दूसरे को अटैक ना करें। ठीक है, तो एक घोड़ा मान लो जो K1 हो गया नाइट 1 उसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं, K2 को हम लोग यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं और यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मेरे पास 3 वेज है ना। ठीक है, प्लस अगर मान लो K1 को यहाँ प्लेस ना करके हम लोग यहाँ प्लेस किए होते, ठीक है, उस वे में क्या हो गया यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो K2 को हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। उस हिसाब से मेरे 1 और 2 वेज हुए। ठीक है, और मान लो K1 को अब यहाँ अगर प्लेस करते तो एक ही वे बच रहा है मेरा ये वाला। ठीक है, K2 को प्लेस करने के लिए उस वे में मेरा एक तरीका और होता है, मतलब 1 वे ही है। तो टोटल मेरा हो गया 3 2 5 और एक 6 वेज पॉसिबल है। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया तुम लोगों को कि एक्चुअल प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। तो उसी तरीके से हमको n का कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा इनपुट में और हमको बताना है कि कितने नंबर ऑफ़ वेज हैं पर k के लिए, मतलब K1 के लिए क्या है, 2 के लिए क्या है, 3 के लिए क्या है ना। अच्छा, तो जब तुमने कभी हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा एक n क्वीन प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसमें वही रहता है कि हम लोग को n नंबर ऑफ़ क्वींस दी हुई रहती है, उनको हमको n क्रॉस n चेस बोर्ड पे प्लेस करना होता है। तो वो रिकर्शन का एक वेरिएशन है, एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पर अगर तुम इस प्रॉब्लम में उसको लगाने जाओगे, मतलब इस प्रॉब्लम को अगर रिकर्शन से सॉल्व करने जाओगे, तो रिकर्शन से जब भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते थे वहाँ पे, ठीक है, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता था 2 to the power n, मतलब कि जितने नंबर ऑफ़ वेज हम लोग सबको ट्राई करते थे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मेरा के हमको सिर्फ एक बोर्ड के लिए कैलकुलेट नहीं करना है, हमको n नंबर ऑफ बोर्ड्स के लिए कैलकुलेट करना है ना। मतलब जब बोर्ड का साइज़ 1 है 2 है ऐसे करके n क्रॉस n है, सबके लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, उस केस में अगर तुम ये लगाने जाओगे रिकर्शन तो तुम्हारा TLE खा जाएगा, राइट। ठीक, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे n का जो वैल्यू दिया हुआ है मेरा वो है तुम्हारा 10 to the power 4 आई थिंक, राइट, 10,000 है वैल्यू। ठीक है, तो उस केस में 2 to the power 10 to the power 10,000, 2 की पावर 10,000 पॉसिबल ही नहीं है कैलकुलेट कर पाना। तो उससे हमको हिंट मिलता है क्या कि हमको रिकर्शन लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो तुम अगर सोचोगे तो तुमको कुछ पैटर्न निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो समझ में आ रहा होगा कि इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स का ही ये है। तो ज़्यादा कुछ तोप चीज़ हमको नहीं लगाना है, बहुत बेसिक सा ही कुछ लगाना है। तुम कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे मान लो कोई एक मेरा चेस बोर्ड है, ठीक है, मान लो, ठीक है, और यहाँ पे हम एक नाइट को प्लेस करते हैं, घोड़ा को प्लेस करते हैं। तो एक नाइट जो होता है एकदम बेसिक सोचो कि कितने तरीके के मूव्स चल सकता है, टोटल 4 तरीके के मूव्स ये चल सकता है, राइट, जनरली अगर स्पेस हो तो। ठीक है, चलो एक बॉक्सेस थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलो, तो एक इसका हो सकता है कि 1 2 ढाई एक मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ये अटैक कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली 1 2 और ढाई एक मूवमेंट यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से बैकवर्ड्स में ये और ये 4 मूवमेंट ऐसे कर सकता है ना। उसके अलावा ये क्या कर सकता है, 1 2 और ढाई यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। सिमिलरली इस पोजीशन पे भी ये अटैक कर सकता है ना। और 1 2 ढाई यहाँ पे ये अटैक करेगा, यहाँ पे ये अटैक करेगा। तो ये अगले 4 मूव्स हो गए, मतलब टोटल 8 डायरेक्शंस में ये अटैक कर सकता है, राइट। ठीक है, अब तुमको कुछ पैटर्न दिख रहा है, पॉज करो और एक बार सोचने का ट्राई करो यहाँ पे क्या कि कभी भी घोड़ा चल रहा है तो देखो, अगर मान लो कि या तो वो
सामने वाले रो में जाएगा या तो पीछे वाले रो में जाएगा, ठीक है। ये दो मूवमेंट्स हो गए। या फिर अगर दूसरा तरीका का क्या है, ये सेकेंड वाला जो भी था, इसमें ये क्या हो रहा है कि मेरा जो घोड़ा है वो या तो नेक्स्ट वाले कॉलम में जा रहा है या तो पीछे वाले कॉलम में जा रहा है। तो इसका मूवमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं कि अगर मान लो ये पर्टिकुलर या तो अगर इस रो में जाएगा या तो इस रो में जाएगा, ठीक है, इन दोनों रो में मूव कर सकता है। और जो मूवमेंट होगा कॉलम वाइज इसका, दो आगे होगा या दो पीछे होगा, राइट। तो अगर ये चारों, ये 1 2 3 4 मूव्स को देखते हैं, हम लोग समझते हैं, तो घोड़ा क्या हो रहा है मेरा, या तो एक रो ऊपर जा रहा है या तो एक रो नीचे जा रहा है, और हमेशा दो कॉलम्स मूव कर रहा है, या तो आगे राइट में या तो लेफ्ट में, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न मेरा ये हो गया मूव करने का। इसका सेकेंड पैटर्न क्या है, सिमिलरली जैसे ये दो रो जो मेरा दो कॉलम्स मूव कर रहा था, अब क्या कर रहा है, दो रो मूव कर रहा है। मतलब क्या, दो रो ऊपर दो रो नीचे, और जहाँ पे एक रो वो एक मूव कर रहा था लेफ्ट या राइट, अब यहाँ पे वो यहाँ पे मूव कर रहा है। तो मतलब घोड़ा जो है इस तरीके के पैटर्न में ही अटैक कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इंस्टेड ऑफ पूरा रिकर्शन से बनाने के थ्रू हम लोग समझते हैं कि हम लोग क्या लगाने वाले हैं, ठीक है। मान लो मेरा के का साइज़ जो है यहाँ पे 3 है मेरा, ठीक है। मतलब 3x3 का मेरा एक बोर्ड है, ठीक। मान लो कि हम पहला नाइट को यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये जब भी मूव करेगा भाई, तो या तो ये अबव डायरेक्शन में मूव कर सकता था, ठीक है, अप या तो डाउन, ठीक है। और हमेशा क्या करेगा, ये दो कॉलम्स आगे दो कॉलम्स पीछे, ऐसे मूवमेंट्स को ही हम लोग कहते हैं। तो 1 2 2.5, एक ये पॉसिबल हो सकता था, या तो इसका दूसरा पॉसिबल हो सकता था ये वाला, है ना, ठीक। तो क्यों ना हम लोग हमेशा जब भी एक किसी नाइट को प्लेस करने का सोच रहे हैं, तो ये देखें कि अगर हम लोग रो वाला मूवमेंट चेक कर रहे हैं तो क्या उसके ऊपर और नीचे कितने रोज़ पॉसिबल है, ठीक है, कि कितना रोज़ है पॉसिबल इस पर मूव कर सकते हैं, और दो आगे और दो पीछे मेरा कॉलम्स प्रेजेंट है या नहीं। अगर इसको चेक कर ले तो हम लोग बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मूव्स क्या होगा एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। और उसी तरीके से मैथमेटिकली कितने नंबर ऑफ़ रोज़ है मेरे, उस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक बार देखो, आराम से देखो कैलकुलेशंस अब कैसे करने वाले हैं हम लोग। चलो तो कैलकुलेशंस देखते हैं। अगर ये नाइट है मेरा यहाँ पे बैठा हुआ, तो हम लोग क्या देखें कि कितने मूव्स चल सकता है वो, ठीक है, ठीक है। तो इस नाइट को हम लोग यहाँ पे बैठाए हैं, तो देखते हैं ये आगे और कितने मूव्स, ये वाला पर्टिकुलर मूव्स मतलब नेक्स्ट जो मेरा अबव वाला रो है उसके राइट साइड में कितने अटैक्स कर सकता है। तो यहाँ 1 2 अटैक कर सकता है। अगर नाइट को यहाँ मूव करवाते तो अगले वाले कॉलम में मूव करता, ठीक है। तो अगर इसका साइज़ क्या है, मेरा n है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ राइट वाला ये पर्टिकुलर मूव जो है वो n-2 मूव्स पॉसिबल है, राइट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मान लो कि ये घोड़ा मेरा यहाँ पे था, ठीक है। मान लो कि इसको यहाँ पे बैठाते हैं, तो 1 2 2.5 यहाँ पे अटैक कर सकता था। अगला यहाँ पे बैठाते तो फिर एक और अगर मेरा जो कॉलम है वहाँ पे रहता तो वो करते। तो मतलब अगर n साइज़ का है, ठीक है, तो 2 तो हट जा रहा है, तो मतलब n-2 पोजीशंस ऐसे हैं जिनमें ये अटैक कर सकता है, राइट, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम लोग ये राइट में अटैक करते हैं वैसे लेफ़्ट में करते हैं। तो सिमेट्री से ही समझ लो कि 2 पोजीशंस यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक और मेरा कॉलम रहता तो वहाँ पे प्लेस कर देते, घोड़ा यहाँ प्लेस होता तो यहाँ पे अटैक कर सकता था। तो यहाँ पे भी मेरा मतलब n-2 पॉसिबल वेज है, ठीक है। चलो तो मेरा अगर नेक्स्ट वाले रो में अटैक करना है मेरा, तो वहाँ पे मेरा कितने वेज हो गए मैंने टोटल, इस अगर रो में अटैक करना था तो मेरे टोटल वेज हो गए 2n-4, इन दोनों का समेशन, ठीक है। बहुत अच्छे। सिमिलरली मान लो कि हम लोग इस रो में अटैक कर रहे थे, इस रो में मेरा नाइट प्लेस्ड है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे कितने पॉसिबल है। तो मतलब हमको एक एक्स्ट्रा हमेशा रो चाहिए ना, हम जिस रो में हैं उसके अलावा एक एक्स्ट्रा रो चाहिए जिसमें अटैक करें। तो अगर इसमें n नंबर ऑफ़ रोज़ हैं तो अटैक हम लोग कितने पे कर सकते हैं, n-1 पे ना, क्योंकि एक में तो हम खुद प्लेस्ड हैं, हम सेम रो में कभी अटैक नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट या अबव वाला या नीचे वाला उस पर ही अटैक कर सकते हैं, इसलिए n-2। तो इसको 2n-4 है तो इसको लिख सकते हैं ना 2n-2। और ऐसे ये एक रो के लिए है, ऐसे हम लोग के पास n-1 रोज़ है, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया मेरा n-1, ठीक। तो मेरा ये हो गया 2n-2 इंटू n-1, ठीक है। ये कब है,
किस किस को ये डिनोट कर रहा है, ये मेरे ये इन अटैक्स को ये डिनोट कर रहा है, ये 1 2 ये 1 2 ऐसे अटैक्स के लिए। तो टोटल वेज है मेरा ये इतने वेज, ठीक है। सिमिलरली अगर ये अटैक्स करने होते हैं हमको ये और ये इन चारों अटैक्स के लिए सिमेट्रिक ही है ना भाई, सिमेट्री ही लगेगा। तो जैसे ये मेरा वैल्यू आया, इसी में क्यों ना हम लोग इंटू 2 कर दें इन चारों अटैक्स के लिए, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा जो एक हॉर्स अटैक कर सकता है, एक नाइट अटैक कर सकता है, जो कि है 4 टाइम्स ऑफ n-1 इंटू n-2 टोटल वेज मेरा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो मेरे पास ये आ गया कि कितने नंबर ऑफ वेज में हम अटैक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम निकाल लें कि एक कोई भी मेरे पास के क्रॉस के का कोई एक बोर्ड है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं जिससे कि हम लोग हॉर्सेस को या फिर नाइट्स को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, घोड़ों को प्लेस कर सकते हैं। तो टोटल वेज में से जितने अटैक वाले वेज हैं उनको माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऐसे वेज जिसमें कि अटैक पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या फिर नो अटैक लिख देते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। ये चीज़ क्लियर है। तो अटैक वेज तो मेरा यही है, इतने वेज में अटैक कर सकते हैं। अब हमको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें कि प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कुछ नहीं है, अपना मैथ्स का नॉर्मल सा कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अगर मान लेते हैं कि मेरा ये के क्रॉस के का बोर्ड है, ठीक है, के क्रॉस के का बोर्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हुए हॉर्सेस रखने के लिए, के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर मेरा हुआ टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, राइट। इसी में हमको कितने घोड़ों को रखना है, 2 नाइट्स को रखना है, ठीक है। तो मान लो मेरा क्या होगा, के स्क्वायर C2, राइट। के स्क्वायर को मान लो कि हम लोग कह देते हैं, के स्क्वायर को n कह लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये वाला n नहीं है, दूसरा n है ये, ठीक है, n कह लेते हैं। तो मतलब NC2 वेज में हम लोग निकालेंगे, जो कि मेरा क्या निकलता है, n फैक्टोरियल बाई n-2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, राइट, विच इज़ अगेन n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या, n/2 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल, राइट। ये और ये कट गया है ना। उसके अलावा ये 2 मतलब कि डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, विच टर्न्स आउट टू बी n इंटू n-1 बाई 2। ये है मेरा टोटल पॉसिबल वेज, है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज निकल जाएगा। वैसे क्या करना है, 1 के लिए रन करना है, 2 के लिए करना है, उसी तरीके से n टाइम्स के लिए इस लूप को रन करेंगे, ये नीचे वाला कैलकुलेशन करेंगे और मेरा आंसर क्या होगा, रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक अगर तुमको सब कुछ क्लियर है तो कोड एक बार खुद से लिखने का अवश्य ट्राई करें, ठीक है। नहीं लिख पा रहे हो तो नेक्स्ट सेक्शन में मूव करो, देखो मेरा अप्रोच क्या है, हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। चलो तुम्हारा टेम्पलेट रेडी है फंक्शंस का, जो भी मेरा कोड का टेम्पलेट है। तो मेन फंक्शन मेरा रेडी है, इसमें बस वैल्यूज़ वगैरह जो भी हमको यूज़ पड़ेगा वो डालते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक मेरा लूप चलेगा जो कि जाएगा कितना टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। मान लो इंट कह लेते हैं क्या, k और एक n ले लेते हैं, ठीक है। यूज़र से आउटपुट ले लेते हैं n का वैल्यू क्या रहने वाला है, ठीक। एक लूप अपना चलाते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 1 i लेस दैन इक्वल टू n i प्लस प्लस, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, तुम्हारा एक कैलकुलेट फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। एक कैलकुलेट फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम अपना क्या करते हैं, इस k को पास करेंगे और वहाँ पे अपना i है ना, ठीक है, i ले लेते हैं, i को पास करेंगे और वहाँ पे जो भी आउटपुट होगा वहीं पे प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फॉर लूप को बंद कर लो, ठीक है, ठीक है। और ये मेरा मेन फंक्शन कंप्लीट है। अब बहुत सिंपल सा कोड है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक अपना इनलाइन वाला फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इनलाइन बनाते हैं, वॉइड रखते हैं, इसको नाम दे देते हैं मेरा कैलकुलेट, और इसका पैरामीटर जो पास करना है मान लो ले लेते हैं लॉन्ग इंट, ठीक है, n, ठीक है। चलो उसके अलावा एक बना लेते हैं लॉन्ग इंट में कुछ मान लो एक बना लेते हैं तुम्हारा टोटल वेज, कि कितने नंबर ऑफ टोटल वेज एक्चुअली में है जिसमें कि दोनों नाइट्स को प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। टोटल वेज बना लेते हैं और एक बना लेते हैं अटैक वेज, ठीक है, कुछ भी नाम रख लो, अटैक वेज कर लेते हैं।
आई होप ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो मेरा जो भी सॉल्यूशन होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना कि कॉम्बिनेशन निकालने के लिए एक फंक्शन बना सकते हैं, बट ठीक है चलो ऐसे ही कर लेते हैं। टोटल वेज किया था मेरा, टोटल वेज जो मेरा आ रहा था वो था n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, राइट। तो वही कर लेते हैं n इंटू एन माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू। ये हो गया कि कितने नंबर वेज में हम प्लेस कर सकते हैं, जो कि बेसिकली था NC2, है ना। अच्छा, अटैक वेज जो है मेरा वो क्या था भाई, जो हम लोग फार्मूला लास्ट टाइम निकाले थे वो था मेरा फोर्स टाइम्स ऑफ n माइनस वन, ठीक है, इंटू एन माइनस टू। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। ये हम लोग कैसे फार्मूला आया है वो पीछे तुम लोग देख चुके हो, ठीक है। अब आंसर जो हो जाएगा मेरा वो दोनों का क्या था, सब्ट्रैक्शन था, राइट। टोटल वेज से में से माइनस कर देंगे तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो टोटल वेज माइनस मेरा अटैक वेज, ठीक है। एंडल डाल दो एक, ताकि सेम लाइन में प्रिंट ना होते चले जाए, ठीक है। फंक्शन को मेरा क्लोज कर लेते हैं, ये फंक्शन था क्लोज हो गया, ठीक है। चलो आई होप ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब क्या बचा मेरा, कोड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कोड का, ठीक है। तो पहले भी देखते हैं मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, और दूसरा क्या रहता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, एग्जीक्यूशंस में क्या टाइम लगे, ये कांस्टेंट टाइम लगा होगा इसको एग्जीक्यूट करने में, इसको इनपुट लेने में। ये लूप चला है मेरा n टाइम्स, ठीक है, n पे डिपेंडेंट है, n बड़ा छोटा जैसा भी रहे मेरा लूप उतने बार चलेगा, इसलिए इसका हो गया ऑर्डर ऑफ n। कैलकुलेट है, कैलकुलेट देखते हैं। कैलकुलेट में अगेन कैलकुलेशन में मेरा क्या जाएगा, ऑर्डर ऑफ वन टाइम, ठीक है। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ वन, आउटपुट प्रिंट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ वन ही है। तो ये देखिए मेरा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n। सबका समेशन लेंगे n प्लस वन, जो कि बेसिकली निकल के आएगा मेरा ऑर्डर ऑफ n, है ना। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक्स्ट्रा स्पेसेस क्या तुम अपने कोड में यूज़ कर रहे हो जो कि तुम्हारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो मेरा ये k और n जो है वो कांस्टेंट है ना, n का वैल्यू कुछ भी रहे, मेरा ये वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगा, n के हिसाब से वैरी नहीं कर रहा है। तो ये मेरा ऑर्डर ऑफ वन स्पेस ले रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वेरिएबल्स अगेन n के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना भाई, n कुछ भी रहे, ठीक है, ये इसका साइज़ कम या ज़्यादा नहीं होने वाला है, तो इसीलिए इसका भी स्पेस क्या है, ऑर्डर ऑफ वन है। तो मेरा ऑर्डर ऑफ वन है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अगर अभी भी कोई डाउट्स रह गया है, ठीक है, तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।